जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट टाइम सॉलिड्स और उसकी क्लासिफिकेशन का आगाज़ किया था, तो आज हमने उससे आगे हमने चलना है। तो सॉलिड्स पढ़ना है, उसके नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जाना है। उसका नेक्स्ट पोर्शन है उसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है जी। तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से हमें अंदाज़ा होगा कि हमने और क्या क्या चीज़ें सीखनी हैं। सही हो गया। लो भाई, तो हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्योंकि हमारे सिलेबस में अमॉर्फस सॉलिड सिर्फ एक डिफरेंस की हद तक महदूद है, इससे ज़्यादा मौजूद नहीं है, तो इसलिए हमें इनकी डिटेल कुछ इस तरह पढ़नी है। ठीक हो गया। तो प्रॉपर्टीज में हम लोग चंद प्रॉपर्टीज सीखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्रिकल शेप यानी कि उसकी जो स्ट्रक्चर, बनावट, शक्ल सूरत है वो किस तरह की होती है वो हमने सुनना है। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एटम्स, ions and molecules are arranged in specific three dimensional pattern in which there are axes, edges and interfacial angles, interfacial angles which varies with crystalline solids, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के साथ साथ वेरी करती है। यानी कि जैसा हो वैसी चपेट, जैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसके अंदर वैसा ही एज होगा, वैसा ही जो है वो अपना एंगल होगा, वैसा ही कॉर्नर होगा, वैसे ही फेसेस होंगे। ये सारी चीजें उसको हमने देख कर ही बनानी है। मसलन अब देखें, अब मैं चंद चीजें यहाँ पे सिखाता हूँ। ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसकी एक स्पेसिफिक शेप है, जिसे मैं कहता हूं दिस वन इज लुकिंग लाइक क्यूब। ये वाला किस तरह का लग रहा है? क्यूब लग रहा है। तो क्यूब की मानद लगने वाला
इसके अंदर चंद चीजें सीखनी है हमने। सबसे पहली चीज जो सीखेंगे, ये वाली जो एक लेयर है, दीवार है, साइड है पूरी की पूरी, ये वाली, फिर ऊपर वाली, फिर इधर वाली, फिर नीचे वाली, फिर फ्रंट वाली, फिर बैक वाली, इस एक को हम कहते हैं फेस। इस एक को हम क्या कहते हैं? फेस। अच्छा, फिर ये जो कॉर्नर्स हैं जहां पे मैंने बॉल से बनाया है, यहां पे कोई ना कोई एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स जो है ना वो प्लेस किए जाते हैं और इसे हम लोग नाम देते हैं लेटस साइड का, लेटस साइड का, या उसे लेटस पॉइंट कहते हैं। अच्छा, फिर अगली बात, फिर ये जो एक है क्या नाम से बोलते हैं? ये जो लाइन है, ये सीधी लाइन, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये सारी ये सीधी लाइन है, इसे बोलते हैं एज। एज का मतलब किनारा, एज का मतलब हो गया क्या? कॉर्नर, किनारा। फिर अगली बात देखो, अगर इस एटम के हिसाब से देखो, दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस और दिस वन इज जी एक्सिस। इसका मतलब जो एजेस है वो असल में एक्सिस भी है, जो एजेस है वो असल में एक्सिस भी है। अच्छा, अगली बात देखो, ये एक फेस है नीचे वाली, दूसरी फेस है, इन दोनों फेसेस के दरमियान, ये नीचे वाली फेस और ये ऊपर वाली फेस, इन दोनों फेसेस के दरमियान ये जो एंगल होता है, इस एंगल को सिर्फ एंगल भी कह सकता हूं मैं, और इसे प्रॉपर नेम इंटर फेशियल एंगल बोलूं। इंटरफेशियल एंगल यूं कह लें कि एंगल बिटवीन टू फेसेस। ये भी हर क्रिस्टलाइन सॉलिड में वेरी करेगा, जो हम बना के देखेंगे भी, ठीक है। और लेटेस्ट पॉइंट्स या लेटेस्ट साइड्स किन्हें हम बोलेंगे? वेयर एटम्स आर प्रेजेंट, वो जगह जहां पे एटम्स वगैरह मौजूद होते हैं ना, जहां पे एटम्स वगैरह पड़े होते हैं, यहाँ पे एटम होगा या आयन होगा या मॉलिक्यूल होगा, इधर भी इधर भी इधर भी, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? लेटेस्ट साइट्स या लेटेस्ट पॉइंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे लेटेस्ट साइट्स या लेटेस्ट पॉइंट्स जो हमने बनाए हैं, तो इनमें चंद चीजें मैं रिवाइज कर देता हूँ। कॉर्नर्स को एजेस बोलते हैं या एक्सिस बोलते हैं। जैसे कि वर्टिकल होगा तो एक्सिस, वाई एक्सिस, पैरेलल होगा तो एक्स एक्सिस, इस तरह 3 डायमेंशन में होगा। तो ये देखो, ये इस लिहाज से ये वाला जी एक्सिस पे, इस लिहाज से ये वाई एक्सिस पे, इस लिहाज से ये एक्स एक्सिस पे। तो हम लोग कहते हैं कि ये वाले सारे के सारे किस तरह जुड़े होते हैं? ज्योमेट्रिकल शेप इनको कौन सी है? स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल पैटर्न है। इसमें एक्सिस होते हैं, एजेस होते हैं, इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं, लेटेस्ट पॉइंट्स होते हैं, लेटेस्ट साइड्स होते हैं। ये सारी चीजें ज्योमेट्रिकल शेप की निशानदेही है। ये एमॉर्फस सॉलिड में नहीं होते, उनमें कोई एज नहीं है, कोई एंगल नहीं है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, कोई तरतीब नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किन में होते हैं? इनमें होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। दूसरा पॉइंट हमारे पास जो हम डिफरेंस में कल पढ़ चुके हैं ना, तो वो हम आज इनमें डिस्कस कर रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स। crystalline solids have sharp melting points and it is the characteristic property of crystalline solids। शार्प का मतलब पहले भी आपने सीखा हुआ है। शार्प का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट। इनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? एग्जैक्ट होते हैं। एग्जैक्ट का मतलब है फिक्स होते हैं। यानी कि लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर एग्जांपल है हमारे पास NaCl की,
अब NaCl का जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 है। अब जब भी किसी भी सॉलिड का जिसकी हमें पहचान ना हो रही हो उसका मेल्टिंग पॉइंट 801 हो तो हम कहेंगे ये NaCl है, क्योंकि इस तरह का कोई और कंपाउंड नहीं है जिसकी सेम स्ट्रेंथ और सेम मेल्टिंग पॉइंट हो। तो एग्जैक्ट मेल्टिंग 800 पे से कुछ नहीं होगा, 801 जैसे ही 801 होगा तो वो फौरन ही क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में। तो इसलिए कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट्स के बाद हमारे पास है क्लीवेज प्लेन। ठीक है, हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट है क्लीवेज प्लेन। क्लीवेज, क्लीवेज वर्ड है दो हिस्सों में डिवाइड करने वाली सरफेस को, सतह को, लाइन को। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं क्लीवेज। तो हम कहते हैं द प्लेन और एक्सिस through which a crystalline solid can be divided into two equal half is called cleavage plane। के ये वो प्रॉपर्टी है जो किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की होती है, जिसमें एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे मैं कहता हूं कि ये वाला यहां से जुड़ा हुआ है, ये यहां से टूटेगा, ये लो, तो इसकी क्लीवेज प्लेन ये होगी। ठीक है, कि मसलन दीवार बनी हुई है, अब से अलग अलग करते हैं तो वो जहां से ईंटें जुड़ी हुई हैं वहां से टूटेगा, तो वो उसकी प्लेन है। ठीक है, टूटने की प्लेन है। तो ये वाली प्रॉपर्टी चेंज विद डायरेक्शन, and two planes are inclined over each other। दोनों प्लेन एक दूसरे के ऊपर 90 के ऊपर पड़ी होती है। मिसाल के तौर पे मैं, ये प्रॉपर्टी सब में चेंज भी होती है। ठीक है, और ये एंगल जो है ना वो चेंज भी होगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं ऐसी क्रिस्टल है, ऐसी क्रिस्टल है, ये 3-4 क्रिस्टल जो है वो जुड़ी हुई हैं। अब देखो, अगर आप इस तरफ को तोड़ना चाहते हो तो ये बिल्कुल सीधा टूटेगा, ये क्लीवेज प्लेन है तो इस समय तोड़ना चाहते हो। अगर आप इधर को तोड़ना चाहते हो तो ये टूटेगा। तो ये वाला एंगल जो है ये हर किसी में वेरी करता है, ये हर किसी में वेरी करता है। अगर क्यूबिक हो तो ये वाला एंगल 90 होगा। ठीक है, इसलिए डायरेक्शन बदली, इधर बिल्कुल सीधी कट रही है और इधर टेढ़ी कट रही है, तो इसलिए डायरेक्शन बदली। जैसे आप कह रहे हैं ईंट को इस तरफ को तोड़ना आसान है और इस तरफ को तोड़ना मुश्किल है, तो क्लीवेज प्रॉपर्टी बदल जाती है। ठीक है, तो जैसे वो गोलियां होती हैं, टैबलेट्स आप यूज करते हैं, जितनी भी टैबलेट्स हैं मोस्टली के ऊपर क्लीवेज प्लेन होती है, जिसको डॉक्टर ने बताना होता है कि 1/4 लें या 1/2 लें, तो उसके दरमियान में एक लाइन होती है जिसे आप पकड़ते हैं, थोड़ा सा तोड़ते हैं, कड़क करके टूट जाती है दो हिस्सों में, दैट इज नोन एज क्लीवेज प्लेन। ठीक हो गया। तो यहां पे ये एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइन होती है। ठीक है, तो इक्वल हाफ में कन्वर्ट करने वाली सरफेस को, लाइन को, प्लेन को हम लोग क्लीवेज प्लेन कहते हैं। तो ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्लीवेज प्लेन होगी। इसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है
वो है एनिसोट्रॉपी। वो क्या है जी? एनिसो एन आइसोट्रॉपी या एनिसोट्रॉपी, हमने लास्ट टाइम लिक्विड क्रिस्टल में भी जाना था। द फिनोमिनन in which with the change in direction of crystalline solids their physical properties changes is called anisotropy, and those substances are said to be anisotropic। ऐसी सब्सटेंसेस को हम एनिसोट्रोपिक कहेंगे, इस फिनोमिना को एनिसोट्रोपिक कहेंगे, और ऐसी सब्सटेंसेस को एनिसोट्रोपिक सब्सटेंसेस कहते हैं। और वो कौन कौन सी सब्सटेंसेस हैं या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो वेरी करती हैं, वो हमने साथ ही देख लेनी है ताकि हमें चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाए। तो बस इसमें जो याद रखने वाली बात है कि डायरेक्शन के बदलने से फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बदलें, उन्हें क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एनिसोट्रॉपी। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जैसे मैं कहता हूं सम आर, कुछ ये हैं, जैसे पहले ये आ गया क्लीवेज प्लेन, इधर को और है इधर को और है, डायरेक्शन के साथ साथ ये भी बदलती है। ठीक है, डायरेक्शन के साथ साथ ये भी क्या होगी, चेंज होगी। इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडिसेस या इंडेक्स, फिर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और फिर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये सारी विद द चेंज इन डायरेक्शन चेंज होती हैं डिफरेंट पॉइंट्स में। अब सुनिएगा जरा क्यों होती हैं, जरा तवज्जो। क्लीवेज प्लेन ये तो मैंने आपको डिस्कस कर दी कि इधर से और है, इधर से एंगल ही और बन रहा है। ठीक है, या एक तरफ से टूटती है दूसरी तरफ से टूटती नहीं है। तो क्लीवेज प्लेन एक तरफ से होता है, जैसे ईंट का, जैसे टैबलेट है, गोली है आपके पास जो आप खाते हो, पिल्स खाते हो, वो ऐसे तो टूट जाती हैं, लेकिन उसे वर्टिकल तोड़ना चाहो तो वो पीस हो जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं हो जाएगी। ठीक है, फिर थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डायरेक्शन के चेंज होने से चेंज होती है। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो आपको पता है, जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज होनी है वो तो जाहिर बात है वो तो डेफिनेटली चेंज होता ही होता है। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन बात का चीजें लॉन्गिट्यूडनली वाइज ज्यादा बढ़ती हैं, एक्सपेंड कम होती है। तो इनमें एक प्रॉपर्टी आप पहले पढ़ चुके हैं, दूसरी प्रॉपर्टी थर्मल कंडक्टिविटी वाली वो हम पढ़ाएंगे आपको। अब सुने, द डिफरेंस in properties is due to the
difference in the pattern of arrangement of particles in solids। ठीक है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो अरेंजमेंट में डिफरेंस है ना, जुड़ने की तरतीब में डिफरेंस है एटम्स की, वो डिफरेंट है। मतलब पैरेलल डिफरेंस अपना अरेंजमेंट और है, वर्टिकल अरेंजमेंट और है। अब एक चीज को मैं वाजे करूंगा, उससे आप लोगों को सारी चीजें वाजे हो जाएगी क्लीवेज प्लेन की। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल शेप के बाद मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बाद हमने एनिसोट्रॉपी शुरू किया। उस एनिसोट्रॉपी में हमने कहा कि डायरेक्शन चेंज करने से फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज होने की वजह मैंने बताई, असल में अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल चेंज होती है। जब अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड द मॉलिक्यूल चेंज होगी तो डेफिनेटली जब पार्टिकल्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी तो उनकी प्रॉपर्टीज पे तो फर्क पड़ना ही पड़ना है। सही हो गया, उनकी प्रॉपर्टीज पे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। अभी फर्क पड़ना कैसे है वो देखते हैं। मसलन अब मैं ग्रेफाइट की एग्जांपल लेता हूं। किसकी एग्जांपल ले रहा हूं? ग्रेफाइट की एग्जांपल एक्सप्लेनेशन के लिए ले रहा हूं। अब सुनिए, मैं पहले ग्रेफाइट की शक्ल बनाना पसंद करूंगा। हेक्सागोनल पैटर्न में इसकी डायग्राम है और बड़ी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसका शॉर्ट क्वेश्चन है जो एनिसोट्रॉपी के लिहाज से हम लोग करते होते हैं। अब देखो भाई, ये डायग्राम है ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट में कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है और 3 बॉन्ड बनाता है लेयर में, इन द थिन साइड द लेयर, और बिटवीन लेयर्स चौथा बॉन्ड जो बनना था वो नहीं बनाता। अब देखो हर कार्बन इस वक्त अगर आप देखोगे तो इस वक्त को कितने एटम से मैंने सम ऑफ द स्पेयर बनाया है। ठीक है, देखो ये एक कार्बन कितनों से जुड़ा हुआ है? 1 2 और 3। ये एक कार्बन है 1 2 और 3। ये एक कार्बन ऐसे ही, ये सारे 3 से जुड़ा हुआ है। कितने से जुड़ा हुआ है? 3। चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री है। अब जो इसका 4th इलेक्ट्रॉन है वो जरा देखो, इस एटम का इलेक्ट्रॉन ये फेर रहा है, इसका ये फेर रहा है, इधर 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 फेर रहा है। तो जो चौथा 4th इलेक्ट्रॉन ऑफ एवरी कार्बन एटम इज फ्री फ्रॉम बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में फ्री है, तो इसलिए ये दरमियान में, लेयर्स के दरमियान में वो फ्री फिर रहा है। यानी कि एक लेयर है, एक लेयर, दोनों लेयर्स को मैंने ऐसे करके दिखाया कि दरमियान में इलेक्ट्रॉन है और ऊपर नीचे लेयर्स ऑफ एटम है। अब देखो मैं यहां पे कहता हूं ये वाले कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये वाले क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, अब ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं कहूं ये इधर से इधर पैरेलल टू द लेयर, पैरेलल टू द लेयर, अगर इधर से इधर करंट गुजारना चाहो तो करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इधर से इधर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो ये कंडक्टर होगा। और अगर आप इधर से इधर देखो, ये हो गया परपेंडिकुलर टू लेयर। अब पैरेलल टू द लेयर ये क्या होगा? ये कंडक्टर होगा। और परपेंडिकुलर टू द लेयर ये क्या होगा? नॉन कंडक्टर होगा। देखो डायरेक्शन चेंज है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, वजह इसमें वजह क्या है कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे कौन से इलेक्ट्रॉन है? कोवलेंटली बॉन्डेड।
लेयर के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, इधर से इधर करंट गुजारने की कोशिश करते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे नहीं, बॉन्ड जब टूटेगा नहीं तो करंट गुजरने की सलाहियत भी नहीं होगी। तो फिर इधर से इधर जब गुजारने की कोशिश की तो ये तो सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, तो ये फर इलेक्ट्रॉन भाग भाग के गुजरेंगे, तो इस वजह से हम कहते हैं ये पैरेलली गुड कंडक्टर है, परपेंडिकुलरली नॉन कंडक्टर है। तो विद द चेंज इन डायरेक्शन देयर कंडक्टिविटी चेंजेस, दिस इज ड्यू टू कौन सी प्रॉपर्टी है, ड्यू टू एनिसोट्रॉपी। तो हम कहते हैं सिंपल में लिख देता हूं, ग्रेफाइट इज good conductor of electricity parallel to the layer because of availability of free electrons and non-conductor perpendicularly due to unavailability of free electron by covalent bond. This is called its anisotropic behavior। इसे इसका एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर हम बोलेंगे, क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन थे कैसे, पैरेलल, और यहाँ पे अनअवेलेबल हैं कैसे, परपेंडिकुलर। इस वजह से एक तरफ ये कंडक्टर है और एक तरफ ये नॉन कंडक्टर है, और कंडक्टर और नॉन कंडक्टर होने की वजह यही है। तो इधर कंडक्टर का लफ्ज भी आ रहा है और नॉन कंडक्टर का वर्ड भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, और चेंज किस हिसाब से हो रही है, डायरेक्शन के चेंज करने से हो रही है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, एनिसोट्रॉपिक सब्सटेंस, और दिस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, एनिसोट्रॉपी कहते हैं। ठीक हो गया। अब अगली बात सुने, इससे अगली प्रॉपर्टी है वो है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो हम कहते हैं द रेपिटेशन ऑफ angles, axis and faces in crystalline solid when it is rotated along 360-degree angle इस कार्ड सिमेट्री। इस शॉर्ट में भी आती है और एमसीक्यू में भी ऐसे पूछ लिया जाता है कि देखो, मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई चीज़ है बॉक्स की फॉर्म में, अगर मैं उसे यूं 90 पे बेंड करूंगा, फिर इधर लेके आऊंगा, फिर इधर लेके आऊंगा, उसकी फेसेस बार बार रिपीट होंगी। अगर मेरे पास कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज़ है, लाइक मेरे पास कोई ऐसे ही मतलब कोई सब्सटेंस है जो मतलब ये माउस ही है, ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी ऐसे करो और ऐसे करो, इसकी विड्थ सीट चेंज हो जाती है, ऐसे करो, कोई एज रिपीट नहीं हो रहा, कोई एंगल रिपीट नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप प्रॉपर क्रिस्टल को लोगे ना, क्रिस्टल को, तो वो एक बॉक्स है, ऐसे करोगे
फिर घुमाओगे, जब 360 पे घुमाओगे तो वही शक्ल दोबारा आ जाएगी। लेकिन अगर कोई पत्थरनुमा चीज होगी ना, अगर आप उसे ऐसे करके घुमाओगे तो कभी वो टेढ़ा हो जाएगा, कभी वो पतला हो जाएगा, कभी वो नुक्कड़ निकल आएगी, कभी कुछ निकल आएगा। तो वो तो अमॉर्फस सॉलिड होता है। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड की जब एक क्रिस्टल को पकड़ के आप घुमाते हैं तो हर तरफ से वो बार बार वो सेम चीजें रिपीट होती है। तो सेम चीजों का रिपीट होना क्या कहलाता है? सिमेट्री कहलाता है। ठीक है, तो हम कहते हैं देयर आर 3 काइंड ऑफ सिमेट्री। ये एमसीक्यू में सिर्फ आता है। सिमेट्री की कितनी इकसाम है? 3 इकसाम है। एक है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फिर है सेंटर ऑफ सिमेट्री, और फिर है प्लेन ऑफ सिमेट्री। या आप कह लें सेंटर के बाद, एक्सिस के बाद आप लोग प्लेन ही बोलेंगे। आप प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। सही हो गया। अब ये 3 किस्म की जो सिमेट्री है, इसमें देखें मतलब सिमेट्री और कितने कितने मतलब किस तरह वो वेरी कर सकती है, वो जरा देख लें। हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। एक्सिस का मतलब होता है कि कोई भी सेंटर है, जैसे मैं किसी मतलब कि हमारे पास कोई बुक है, उसे जो सेंटर पे रख के घुमाता हूं, जैसे पहिया है आपके पास, वो सेंटर पे घूमता है, उसका जो सेंटर एक्सिस है उसे कहते हैं, जिसके अंदर एक्सिस है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूम सके, उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऐसे ही सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस और सेंटर एक ही बात है। एक्सिस में वो घूमता है और सेंटर में वो कहते हैं कि जिसका कोई ऐसा गोल बॉल हो या गोल बुक हो जिसका कोई सेंटर हो, कि उसको सेंटर से हम देखते हैं कि साइडों उसकी सारी इक्वल हो। सेंटर से अगर जाके कंपेयर करें तो उसकी साइड्स इक्वल हो, तो उसे कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, प्लेन कहते हैं मसलन के जैसे हमारे पास के दो बुक है, उसका आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर, उसको अगर फाड़े तो दरमियान में से फट सकता है। अगर हमारे पास पेज है उसको दरमियान में से अगर हम फोल्ड करें तो उसे कहते हैं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, आधा इधर है आधा इधर है। प्लेन कहते हैं जब दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकें। सेंटर कहते हैं उसका सारा मैस जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाए सेंटर में। और एक्सिस कहते हैं उसे एक्सिस में घूम सके। तो इन सिमेट्रीज को हम लोग सिमेट्री कहते हैं। अब हमारे पास आ गया हैबिट ऑफ क्रिस्टल। हैबिट किसे कहते हैं? हैबिट को उर्दू में आदत कहते हैं, पंजाबी में करतूत कहते हैं जो उसकी बन जाती है, लेकिन केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? द शेप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड in which it usually grows or formed during crystallization from its solution is called its habit। कि जब इसकी क्रिस्टलाइजेशन करवाएं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं उसकी सॉलिड्स की शेप बनाना। जब सॉलिड की शेप्स बन जाती है ना, सॉलिड की क्या बन जाती है? शेप्स बन जाती हैं, तो क्या नाम उसे बोलते हैं, वो शेप्स बड़ी मखसूस किस्म की होती हैं। मसलन जैसे आप शुगर चीनी खाते हो ना, चीनी की क्रिस्टल जो है वो एक स्पेशल दाना टाइप होती है, वो हेक्सागोनल शक्ल है।
अगर आप चीनी को जब भी पानी में डाल के दोबारा उसकी यानी कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाकर उसे ठंडा करोगे तो उसकी क्रिस्टल्स बनेंगी। जब भी क्रिस्टल्स बनाओगे तो वो हमेशा हेक्सागोनल बनेगी। तो ये उसकी आदत है, ये इसकी आदत है, और आदत हम बिगाड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन के दौरान जो भी उसकी शेप बनी, तो शेप क्या कहलाती है? हैबिट। अब सुनिए, हैबिट डिपेंड अपॉन द conditions applied during crystallization। तो ये कंडीशंस पे डिपेंड करती है कि कंडीशंस अगर सेम है तो उसकी शक्ल सेम है। जैसे पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर तीन तरह से रखा जाता है। एक में हमने फास्ट कूलिंग करनी है, एक में मॉडरेट कूलिंग टेम्परेचर चेंज लाना है, और एक में बहुत ज्यादा स्लो कूलिंग करनी है, स्लो टेम्परेचर चेंज लानी है। सही हो गया। अब हमारे पास चंद ऑप्शंस हैं। मसलन फास्ट कूलिंग, ये असल में चैप्टर नंबर 2 का एक्सक्लूडेड टॉपिक है, उसमें से थोड़ा सा पोर्शन जो है ना वो हमने करना है ताकि हमें पता चले। जो फास्ट कूलिंग है वो इररेगुलर शेप बनाते हैं। क्यों? कल हमने कहा था ना कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमॉर्फस सॉलिड में बदलना हो तो क्या करें? फास्ट कूलिंग करते, सुपर कूलिंग करते। क्यों? टाइम ही नहीं मिलता उसे ठंडा होने के लिए और क्रिस्टल बनाने के लिए, इस वजह से इररेगुलर शेप बनेगी। मॉडरेट में हमें गुड क्रिस्टल्स बनेंगे, अच्छी शक्ल की, जैसी शक्ल की उसकी होती हैं। और स्लो कूलिंग में लार्ज साइज क्रिस्टल बनेगी। तो हमने ना लार्ज बनानी है ना इरेगुलर बनानी है, इसलिए मॉडरेट कूलिंग के लिए हमें कंडीशन ये रखनी है कि मॉडरेट कूलिंग करनी है। जब उसको क्रिस्टलाइजेशन करवानी तो मॉडरेट कूलिंग हो। और दूसरा प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंसेस या सॉल्यूशन में, फॉर एग्जांपल प्योर वाटर, और दूसरा हम प्योर वाटर के साथ जो है ना वो 10% यूरिया वाला कर लेते हैं। 10% यूरिया सॉल्यूशन, ये दो कंडीशन है। अगर कोई सब्सटेंस मौजूद हो तो क्या होता है? NaCl crystallize to give क्यूबिक शेप क्रिस्टल्स, क्योंकि इसकी शक्ल ही क्यूबिक होती है। लेकिन अगर यूरिया की मौजूदगी में हो तो हम कहते हैं NaCl crystallize to give needle like क्रिस्टल, सुई की तरह उसके क्रिस्टल्स होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यूरिया। तो एक बात याद रखें, यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि क्यूबिक शेप क्रिस्टल ऑफ NaCl कैन बी कन्वर्टेड इनटू नीडल लाइक क्रिस्टल्स। तो आपने क्या कहना है? बाय एडिंग 10% यूरिया। 10% यूरिया ऐड करके उसकी क्रिस्टलाइजेशन करवाएंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्यों भाई, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वो क्यूबिक से नीडल लाइक क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा, बारीक बारीक सुई नुमा क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज हमने
आधी प्रॉपर्टीज पढ़ी है तकरीबन। उसमें पहली प्रॉपर्टी पढ़ी है ज्योमेट्रिकल शेप। तो ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर हमने सीखा कि इसमें स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल पैटर्न ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। तो उसके अंदर एक्सिस होते हैं, एजेस होते हैं और इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं, 2 फेसेस के दरमियान एंगल, ये भी वेरी करते हैं हर शेप के हिसाब से। फिर हमने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा। हमने कहा इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, शार्प होते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा कि इनमें क्लीवेज प्लेन होती है। तो क्लीवेज प्लेन 2 हिस्सों में डिवाइड करने वाली एक प्लेन है जो हर क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो है वो खासा है। तो ये डायरेक्शन के साथ साथ चेंज होती है और 2 क्लीवेज प्लेन एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइन होती है और ये इनका एंगल हर क्रिस्टल में डिफरेंट होता है। इसके बाद हमने एनिसोट्रॉपी पढ़ी। एनिसोट्रॉपी हमने कहा कि डायरेक्शन के बदलने के साथ साथ प्रॉपर्टीज बदलती हैं और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है। जैसे कि ग्रेफाइट की एग्जांपल ली, ये पैरेलल गुड कंडक्टर है लेकिन परपेंडिकुलर नॉन कंडक्टर है, क्योंकि पैरेलल फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, वजह कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, वैसे यहाँ 3 बना रहा है, चौथा बॉन्ड फ्री है तो इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री है तो यहाँ पे ये आसानी से मूव कर सकते हैं, तो इधर से इधर करंट गुजर सकता है, इधर से इधर कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से करंट नहीं गुजर सकता। फिर उसके बाद हमने कहा सिमेट्री। सिमेट्री कहते हैं जब एक चीज को हम घुमाते हैं 360 के एंगल पे, तो 360 पे एंगल पे घुमाने से उसकी रेपिटेशन हो एक्सिस एंगल्स और एक्सिस की एजेस की, कि वो बार बार रिपीट हो। इसका मतलब उसमें सिमेट्री है तभी तो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वरना कहाँ होने थे। और आखिर पे था हमारे पास हैबिट ऑफ क्रिस्टल, कि जब उसकी शक्ल बनाए, लिक्विड से उसका क्रिस्टल बनाए, तो वो ऐसा क्रिस्टल बनाए कि जो उसकी एक स्पेशल कैरेक्टर हो। यानी कि NaCl का लाहौर में क्रिस्टल बनाए तो क्यूबिक ही बनना है, कराची में बनाए तो क्यूबिक ही बनना है, हर यानी कि वो एक स्पेसिफिक शेप बनाए, तो वो जो स्पेसिफिक शेप है उसकी हैबिट कहलाती है। तो यहाँ पे जैसे हमने कहा कि ये 2 चीजों पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे और कंडीशन पे। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, अगर स्लो कूलिंग करेंगे तो बड़े बड़े क्रिस्टल बनेंगे, फास्ट करेंगे तो उसे टाइम नहीं मिलेगा, इरेगुलर क्रिस्टल बनेंगे तो मॉडरेट हम करेंगे क्योंकि नॉर्मल साइज क्रिस्टल बनते हैं और सब्सटेंस की मौजूदगी में इनकी आदत चेंज हो जाती है। तो सब्सटेंस अगर प्योर वाटर है तो NaCl क्या देता है, क्यूबिक, और 10% अगर यूरिया डाल दें तो यही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नीडल लाइक क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। तो बाकी प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।